परमजीत एक 55 साल का लाइब्रेरियन था जिसे 30 साल से ओसीडी था और पहली बार वो क्लिनिक में अपने को दिखाने आया। उसकी शादी को 28 साल हो चुके थे और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की शादियां हो चुकी थीं। उसने बोला कि उसकी बीवी उसे छोड़ चुकी है क्योंकि वो उसके ओसीडी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा प्रीऑक्यूपाइड रहता था अपने ओसीडी से, इसलिए उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। परमजीत ने बताया कि उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह थे। वो बोला कि उसे बहुत मजबूरी सी महसूस होती थी, जिसमें उसकी नज़रें हमेशा महिलाओं और पुरुष के छाती और नीचे जेनिटल्स की तरफ चली जाती थीं। जिनसे भी वो मिलता था उसका ध्यान उनके जेनिटल्स की तरफ जाता था और ऐसा उसे तब तो और भी बुरा लगता था जब वो आदमियों को देखता था या बूढ़ी औरतें या फिर बच्चों की तरफ वो इस तरह से देखता था। परमजीत ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि कहीं मेरा इस तरह से देखने का मतलब यह तो नहीं कि मैं गे हूँ या मैं एक पीडोफाइल हूँ। क्या दूसरे लोग मुझे नोटिस कर लेते हैं और क्या ऐसा सोचते हैं कि मैं एक परवर्ट हूँ, एक घटिया आदमी हूँ। परमजीत अपना काम अपने प्रोफेशन में तो कर पाता था, वो एक लाइब्रेरियन के तौर पे काफ़ी सक्सेसफुल था, उसके प्रमोशन भी हुए थे। पर फिर भी वो कहता था कि उसका कई घंटों तक का समय इसी बात पर ऑब्सेस करने में चला जाता था। खासकर कि जब वो काम से घर आता था तो उसके मन में यही विचार चलते रहते थे। उसके काम में उसकी बहुत तारीफ होती थी, लोग उसको बहुत पसंद करते थे उसके काम में। फिर कोविड के दौरान जब वो लंबी छुट्टी पर गया तो वो बहुत ही सोशली आइसोलेटेड हो गया और उसे बहुत ही डर सताने लगा कि इस अकेलेपन में तो उसके विचार बहुत हावी हो जाएंगे और ऐसे में उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया, खासकर कि अपने बच्चों से भी मिलने से बंद किया। जैसे कोई त्योहार होता था, बच्चे उसको अपने घर बुलाते थे तो वो उन्हें मना कर देता था। उसने कहा कि अगर ऐसे मौक़ों पर लोगों ने मुझे नोटिस किया कि मैं कहाँ देख रहा हूँ तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे बुलाने से मना कर देंगे, मुझे दोबारा बुलाएंगे नहीं, मुझे प्रेम नहीं करेंगे। मैं कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं। उसने हमेशा से ये निर्णय ले रखा था। परमजीत ने बताया कि इस तरह से रिलेशनशिप्स में वो बहुत सेंसिटिव हो चुका है और उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसे रिजेक्शन मिलेगा। अगर कहीं बाजार में वो किसी दुकान पर गया और किसी ने उसे देखकर स्माइल नहीं किया या उसको बड़े ही रूखे ढंग से ट्रीट किया तो उसे लगता था कि शायद उसने नोटिस कर लिया है कि मेरे बारे में कुछ वियर्ड है और उसको शायद वो पसंद नहीं आया। वो जानता था कि कोई उसके विचार तो नहीं पढ़ सकता, पर फिर भी उसके चेहरे पर जो चिंता रहती थी उसे लोग नोटिस करते थे और उसे हमेशा लगता था कि लोग उसकी आंखों को देख सकते हैं कि वो कहाँ जा रही हैं। उसको कई बार ऐसा लगता था उसका कंट्रोल खुद से छूट जाएगा। ऐसा लगता था कि उसकी दुनिया बस इन थॉट्स तक ही सीमित रह गई है। उसे मार्केट जाने में भी परेशानी होने लगी और ऐसे में वो सारा सामान ऑर्डर कर लिया करता था, ऑनलाइन मंगा लिया करता था। उसको सड़क पे, गली में या कहीं पार्क में चलने में भी शर्म आती थी, डर लगता था। ऐसे में उसे खुद को मारने के भी विचार आने लगे क्योंकि उसे लगा कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। पर एक ही चीज़ उसे रोकती थी और वो ये कि वो खुद को मारकर शायद अपने बच्चों को हर्ट करेगा। उसके बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरे पास तो जीने का कोई और जरिया है नहीं, इसलिए केवल बच्चों के लिए ही उसने खुद को जिंदा रखा। जब उसने बताया कि उसका इलाज किस तरह से किया गया है तो उसने बताया कि उसके बहुत सी अलग अलग दवाइयाँ चली हैं, पर थोड़ा बहुत ही उसमें रिलीफ मिला है। उसने बताया कि उसने पहले सीबीटी ली है थोड़ी बहुत, कई बार उसने हर हफ्ते विजिट करके डॉक्टरों से थेरेपी ली है जिसमें उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई गई उसके सिम्टम्स के बारे में, और थोड़ा बहुत ईआरपी भी किया गया जिसमें थोड़ा बहुत कॉग्निटिव थेरेपी शामिल था। पर इन सब टेक्निक से उसको थोड़ी बहुत ही सक्सेस मिल पाई थी। परमजीत ने बताया कि मेरे थेरेपिस्ट ने एक बार मुझे कहा था कि अगर मैं अपने डर, अपने फियर्स को पूरी तरह से फेस नहीं करूँगा तो सीबीटी मेरे लिए कभी हेल्प नहीं कर पाएगी। ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं जो बस अपने आप हेल्प कर दे, इसके लिए मुझे एफर्ट लेने पड़ेंगे। इसलिए उसे लगता था कि ये सब तो उसके लिए होपलेस है, शायद कोई भी थेरेपी उस पर काम ही नहीं करेगी क्योंकि वो डरता था बहुत ज़्यादा अपने फियर्स को फेस करने से। परमजीत ने बताया कि वो फ्लुओक्सिटीन ले रहा है 40 mg पिछले 20 साल से। इनफैक्ट जब डोज भी बढ़ाया जाता था तो भी उस पर कोई असर नहीं आता था, और साथ ही वो क्लोनाज़ेपैम भी करीब 18 से 20 साल से ले रहा था, पर उसका भी बहुत ज़्यादा असर उस पर नहीं आया था।
हालांकि वो बोल रहा था कि मेडिसिन से थोड़ा बहुत तो असर उस पर आया है, क्योंकि उसे लगता था कि वो जितना भी अब तक अपने को संभाल पाया है वो केवल मेडिसिन की वजह से ही संभाल पाया है। वो बोला कि हाँ, उसको शायद डिपेंडेंस तो हो ही चुकी है इन दवाओं पर, क्योंकि वो अपने घर से नहीं निकल सकता जब तक कि उसने क्लोनाज़ेपैम ना ली हो, और थोड़ा बहुत भी अगर कांटेक्ट उसका लोगों से होता है तो वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाता अगर उसने दवा ना ली हो। तो सुबह घर से निकलते वक्त क्लोनाज़ेपैम लेना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। असेसमेंट करने पर पता चला कि उसका ओसीडी सीवियर लेवल का है। वो बहुत ज़्यादा अपने ऑब्सेशंस को इम्पोर्टेंस देता हुआ पाया गया। असेसमेंट पर पता चला कि उसको थॉट्स को कंट्रोल करने में बहुत परेशानी होती है। साथ ही उन थॉट्स की वजह से आने वाले जो खतरे हैं उनको वो बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करता है। अनसर्टेनिटी की टॉलरेंस बहुत मुश्किल से हो पाती है, और साथ ही बहुत सारा परफेक्शनिज्म भी उसके पर्सनैलिटी और नेचर में देखा गया। बहुत ही सीवियर थॉट एक्शन फ्यूजन देखने में आया, और साथ ही बहुत सारी वो इमोशनल रीजनिंग भी करता था। थॉट एक्शन फ्यूजन मतलब थॉट और एक्शन का फ्यूज हो जाना, मतलब केवल विचार भर से ही ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ये कर दिया या मेरे से ये हो जाएगा। कुछ इस तरह से एक पर्सन को लगता है कि उसका एक्शन लेना उसके थॉट के बराबर है। तो थॉट आने से ही एक इंसान घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ये एक्शन ले लिया। जैसे अगर वो किसी को केवल देखता है उसके जेनिटल्स पे, तो उसे लगता है कि शायद वो सच में होमोसेक्सुअल बन गया। डिप्रेशन का उसका स्कोर मॉडरेट लेवल का था, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसकी काफ़ी पुअर हो चुकी थी। परमजीत को 35 इंडिविजुअल सीबीटी के सेशंस दिए गए, जो कि हर हफ्ते एक बार दिए जाते थे। ट्रीटमेंट की शुरुआत में परमजीत को अच्छे से एजुकेट किया गया उसके ओसीडी के बारे में, क्योंकि पेशेंट को एजुकेट करना सबसे पहला स्टेप होता है ओसीडी के ट्रीटमेंट का। उसको इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में समझाया गया, बताया गया कि कैसे थॉट एक्शन फ्यूजन काम करता है, किस तरह से इंट्रूसिव थॉट्स सच लगती हैं। फिर इसके बाद उसके मन में जो विचार थे, जिसमें उसको लगता था कि अगर मेरे अंदर बहुत ही सेक्सुअल गंदी थॉट्स आती हैं तो इसका मतलब है कि मैं एक परवर्ट हूँ, मैं एक घटिया आदमी हूँ। इस तरह के विचारों को नए तरीके से इंटरप्रेट किया गया, इनके नए मीनिंग तलाशे गए। उसे बताया गया कि ये केवल ईगो डिस्टोनिक थॉट्स हैं, मतलब कि वो खुद को किस तरह से देखता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जब पर्सनैलिटी से बिल्कुल उल्टे विचार हमारे मन में आते हैं कि हम कहीं ऐसे ना हो जाएं या वैसे ना हो जाएं, कि कहीं इन डेविएंट थॉट्स का मतलब ये तो नहीं कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ या मैं एक गंदा इंसान हूँ। तो ये जो फियर आता है, जो कि उन विचारों की वजह से आता है जो कि एक पर्सनैलिटी के बिल्कुल उल्टे होते हैं, इन्हें ईगो डिस्टोनिक थॉट्स कहा जाता है। तो इस तरह का जो डर होता है इन विचारों का, वो कहीं ना कहीं अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के फियर से जुड़ा होता है, जबकि एक्चुअल में जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है वो हेटेरोसेक्सुअल होती है, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस तरह का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मैं क्या हूं और मैं क्या बन जाऊंगा, इसका कॉन्फ्लिक्ट ईगो डिस्टोनिक नेचर का होता है, और ये जो इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं ये यही इंडिकेट करती हैं। फिर उसके साथ डिसकन्फर्मेटरी एविडेंस को रिव्यू किया गया, ऐसा एविडेंस जो कि उसके सोच के और उसके बिलीव्स के बिल्कुल उल्टा है, जो उसे कंफर्म नहीं करता। जैसे परमजीत को बताया गया और उसको एनालाइज करवाया गया कि कैसे वो आज तक कभी भी किसी आदमी के साथ किसी सेक्सुअल एक्ट में इंगेज नहीं हुआ है, और जब भी उसने हस्तमैथुन किया है, मास्टरबेट किया है, तो हमेशा उसने किसी महिला के बारे में ही सोचा है। तो इससे पता चलता है कि उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर जो उसकी सोच है वो केवल एक अनसर्टेन, एक अनहोनी घटना के होने को लेकर उसका केवल ऑब्सेशन भर है। उसे ये भी बताया गया कि आदमियों की प्रेजेंस में वो सेक्सुअल अराउजल तो फील नहीं करता, जबकि उसे एंजाइटी होती है, और क्योंकि उसे एंजाइटी होती है इसका मतलब साफ है कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन होमोसेक्सुअलिटी नहीं है। जबकि महिलाओं के प्रति या उसकी जो वाइफ थी उसके प्रति जो उसकी फीलिंग्स थी, उसका जो सेक्सुअल अराउजल था, वो क्लियरली इंडिकेट करता था कि वो एक हेटेरोसेक्सुअल है। फिर उसके जो ओवरऑल बिहेवियर्स थे और उनके जो मीनिंग थे उनको भी नए तरीके से इंटरप्रेट किया गया। जैसे परमजीत को डर लगता था कि दूसरों को घूरना, दूसरों को बार बार देखना, इसका मतलब है कि वो उनसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, और उसे लगता था कि शायद दूसरे भी उसके बारे में यही सोचेंगे कि ये उन्हें घूर रहा है तो मतलब ये गे है। पर इस तरह के बिहेवियर्स को दोबारा नए तरीके से इंटरप्रेट किया गया और बताया गया कि ये केवल उसका एक रिचुअलिस्टिक सा बिहेवियर है, जिसमें वो केवल चेक करने की कोशिश करता है कि कहीं मैं अलग तरीके से तो नहीं देख रहा, कहीं मैं बड़े घूर घूर के या बुरे तरीके से तो नहीं देख रहा। वो केवल खुद को चेक करना चाहता है, और इस चेकिंग के दौरान वो थोड़े से अजीब से बिहेवियर दिखा देता है, जिसे कि वो कहता है कि मैं घूर रहा हूँ और मैं गे हूँ। फिर साथ ही उसे बताया गया कि वो जरा वेरीफाई करे कि दूसरों के एक्चुअल में रिएक्शंस होते कैसे हैं,
जब वो इस तरह की ऑब्सेशन से डील कर रहा होता है? क्या दूसरे सच में उसके लिए बड़े रूड हो जाते हैं? क्या दूसरे सच में उसको कन्फ्रंट करते हैं कि भाई तुम हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्यों इस तरीके से बदतमीजी से देख रहे हो? इस तरह के बिहेवियर्स पर उसका ध्यान दिलाया गया और उसे बताया गया कि क्योंकि लोग इस तरह से कॉन्फ्रंट नहीं करते, इस तरह से बहस नहीं करते, तो इसका साफ मतलब है कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते कि तुम गे हो। उसे लगता था कि दूसरे मुझे रिजेक्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह के इंटरप्रिटेशंस को भी नए तरीके से एक्सप्लोर किया गया। जैसे उसे ये लगता था कि लोग बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि वो देख पाते हैं कि मैं उन्हें बड़े गंदे तरीके से देख रहा हूँ और उन्हें लगेगा कि शायद मैं उन्हें अप्रोच करूँगा या शायद मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे में वो सोचेंगे कि मैं एक परवर्ट हूँ, मैं एक घटिया आदमी हूँ, और ऐसे में उन्हें बड़ा डिस्गस्ट फील होगा, वो बड़े घिन मेरे लिए महसूस करेंगे। इसके बजाय उसे कहा गया कि वो ऐसे सोचे कि लोग शायद ये देखते तो हैं कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल और एंग्जाइटी में हूँ, पर शायद ऐसे में वो मेरे लिए बड़ी सिंपैथी फील करते होंगे। वो सोचते होंगे कि ये बेचारा कितना डरा हुआ है, पता नहीं क्यों ये इतना घबराया हुआ है। तो ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, इसलिए वो थोड़े अजीब से और अनकंफर्टेबल से दिखाई पड़ते हैं। ये सारी जो नए तरह की इंटरप्रिटेशंस उसको कराई गई, इसकी कई सारी एक्सरसाइजेस करने के लिए उसे सजेस्ट किया गया और इसके लिए उसे कई सारी होमवर्क एक्सरसाइजेस दी गई। उसे कहा गया कि इस तरह के जितने भी इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं उनको नए तरीके से इंटरप्रेट करने की वो आदत बनाए। जैसे कि मैं गे हूँ, मैं एक पीडोफाइल हूँ, दूसरे सोचते हैं कि मैं घटिया हूँ, मैं परवर्ट हूँ, दूसरे पहचान लेते हैं कि मैं उनकी तरफ इसीलिए ऐसा देख रहा हूँ क्योंकि मैं गे हूँ। इस तरह के जितने भी विचार उसके मन में आते थे जो कि इंट्रूसिव नेचर के थे, इन सब को जितनी जितनी सिचुएशंस में वो एक्सपीरियंस करता था उसमें उसको नए तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए कहा गया। परमजीत को कहा गया कि अब बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जहां वो रियल लाइफ में कुछ नए तरीके के बिहेवियर्स अपनाए। पर वो शुरुआत में बिना दवा के इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं इतने समय से लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ, कई सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से दूर भागता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं भूल ही चुका हूँ कि लोगों से बात कैसे की जाती है, लोगों से किसी भी तरह की चर्चा कैसे की जाती है। उसको लगता था कि वो बेसिक स्किल्स भी भूल चुका है। ऐसे में वो किसी भी तरह की इनिशिएशन से पहले घबराने लगा। तो ऐसे में थेरेपिस्ट ने उसे कुछ रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस कराई। कुछ इस तरह से रोल प्ले कराया जिसमें ये थेरेपिस्ट जो था वो एक अनजान आदमी की तरह पोर्ट्रे करने लगा, दिखाने लगा कि वो मान लो एक अनजान आदमी है, तो ऐसे में परमजीत किस तरह से उससे बात करेगा, इसकी एक प्रैक्टिस की गई। इसी के साथ मॉडलिंग की टेक्निक्स यूज़ की गई। मॉडलिंग मतलब थेरेपिस्ट कुछ एक्शंस करके दिखाएगा, कुछ बिहेवियर्स परफॉर्म करके दिखाएगा जिसकी नकल करेगा परमजीत, और फिर वो उस तरह की एक्शंस को सीख कर रियल लाइफ सिचुएशंस में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। इस तरह की कई सारी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस की गई थेरेपिस्ट के साथ। जैसे परमजीत के कंसेंट के साथ उसे एक पार्क में ले जाया गया और वहाँ कुछ लोगों के साथ उसकी बातचीत कराई गई। ये जो कन्वर्सेशंस थी ये थेरेपिस्ट की प्रेजेंस में थी, तो ऐसे में परमजीत थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था। फिर परमजीत को कहा गया कि अपने किसी फैमिली मेंबर को थेरेपी में लाए, क्योंकि फैमिली मेंबर के साथ थोड़ी चर्चा करके वो और कंफर्टेबल होगा और उसकी जो अवॉइडेंस थी वो भी कम होगी। पर वो इस चीज़ के लिए माना नहीं, क्योंकि उसे लगा कि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करूँगा उनके सामने ये सब बातें करता हुआ। वो मेरे से कभी बात नहीं करेंगे, उन्हें शौक लगेगा, वो सोचेंगे कि उसके पापा या उनके जो परिवार के जो व्यक्ति हैं वो किस तरह के हैं, वो मुझे घटिया सोचेंगे। पर फिर भी क्योंकि ये चेंज लाना ज़रूरी था, इसलिए परमजीत को मोटिवेट किया गया कि वो अपने बच्चों को थेरेपी में इन्वॉल्व करे। इनफैक्ट उसके कुछ छोटे पोता पोती थे, डोता डोती थे, उनको भी इन्वॉल्व करने के लिए मोटिवेट किया गया। वो करीब 4 से 5 साल से अपने बच्चों से और पोता पोती से ठीक से मिल भी नहीं पाया था। वो डरता था अपने पोता पोती से मिलने से, क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे, 2-2, 5-5 साल के थे। उसे लगता था कि वो उनके जेनिटल्स को देखेगा और ये तो बहुत बड़ा पाप है। उसके पेरेंट्स मतलब कि उसके बच्चे और उसके जो बहू और दामाद हैं वो ये नोटिस करेंगे और न जाने वो क्या सोचेंगे कि हमारे ससुर कैसे हैं। तो जब पहली बार उसे इस तरह का एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कराया गया तो उसने 0.5 mg क्लोनाज़ेपैम खा ली, क्योंकि वो चाहता था कि मैं बस इस तरह का एक्सपेरिमेंट जब भी करूं तो मैं एंग्जाइटी की दवा खाकर ही करूं, क्योंकि न जाने मुझे कितनी तेज एंग्जाइटी हो जाएगी जब मैं रियल में अपने बच्चों और अपने पोता पोती को फेस करूंगा। तो क्लोनाज़ेपैम लेने के बाद भी उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुई, क्योंकि उसके मन में ये डर भरा हुआ था कि अब तो मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊँगा, अब तो मेरे फैमिली वाले मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, वो तो कभी मुझे पलट के नहीं देखेंगे, उनकी तो सारी उम्मीदें मुझसे टूट जाएंगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी,
और सब मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे, मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कि शायद मैं तो खुद को मार ही डालूंगा। पर थेरेपिस्ट से बात करके प्लान किया गया कि परमजीत अपने बेटे से बात करे, जिसका नाम बलबीर था। और बलबीर के साथ ये बेटी के मुकाबले काफ़ी क्लोज था पहले से, बेटा बड़ा था बेटी से। और परमजीत को कहा गया कि वो अपने बेटे को लाए, जिससे बात करके हम ये पूछेंगे कि क्या वो परमजीत में कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है, क्या वो देखता है कि जब वो विजिट किया तो परमजीत कुछ अनयूजुअल तरीके से देख रहा था। क्योंकि ये ज़रूरी था परमजीत के लिए समझना कि जिसे वो समझता है कि दूसरे नोटिस कर रहे हैं कि वो गे दिखाई दे रहा है या वो गंदे तरीके से देख रहा है, क्या दूसरे भी सच में ये सब नोटिस करते हैं। इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए पहले से ही इमेजिनल रिहर्सल परमजीत को करा दिया गया था। इमेजिनल रिहर्सल मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसे कि फेस करना है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, उसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, किस तरह के बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, इसका पहले से ही एक इमेजिनेशन में रिहर्सल करा दिया जाए, जिससे कि काफ़ी हद तक एक पर्सन की एंग्जाइटी कम हो सकती है और वो सिचुएशन को फेस करने लायक बन सकता है। साथ ही थेरेपिस्ट के साथ भी उसकी कुछ स्किल्स की और बिहेवियर्स की रिहर्सल कराई गई। परमजीत को लगा कि इस सिचुएशन में जब वो रियल में फेस करेगा तो उसकी एंग्जाइटी तो 100% हो जाएगी और ऐसे में तो उसे कई दिन लग जाएंगे इस एंग्जाइटी को दूर करने में। उसने ऐसा प्रिडिक्ट किया कि करीब 85% संभावना है कि उसका बेटा जो है वो नोटिस कर लेगा कि उसकी जो आंखें हैं वो इधर उधर घूम रही हैं, गलत जगह पर जा रही हैं, और ऐसे में उसका बेटा अपने पिता को रिजेक्ट कर देगा। उसे ये डर था। वैसे तो वो बोला कि मुझे 100% श्योर हूं कि मेरा बेटा ये सब नोटिस करेगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद मेरा बेटा झूठ बोल सकता है कि नहीं पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए उसने 100 की जगह 85 का अंक चुना। फिर परमजीत ने अगले सेशन में रिपोर्ट किया कि जो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट उसने घर पे किया था वो कुछ इस तरह का था कि बलबीर के घर पे हम एक फैमिली डिनर के लिए गए। बलबीर के साथ ये डिनर जो था ये प्लान किया गया। वैसे तो परमजीत ने इस चीज़ को माना कि लोग बड़े एफर्ट ले रहे थे ताकि वो बातचीत का हिस्सा बने, क्योंकि वो बातचीत से तो दूर भागता था, पर फिर भी उसने थोड़ी बहुत ही बात की और उसने अपनी सारा टाइम जो आंखें थी वो खाने पर गड़ाए रखी। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत जिद करने पर परमजीत मजबूर हुआ और वो थोड़ा बहुत बलबीर के साथ बातें करने लगा, पर ऐसा उसने अकेले में किया। वो सबके सामने बलबीर के साथ बातें नहीं कर पाया। इस कन्वर्सेशन में उसने रिवील किया कि उसे ओसीडी है और उसे हमेशा डर लगता है कि वो बच्चों की तरफ और आदमियों की तरफ बड़े गलत तरीके से देख सकता है, और इस शर्मिंदगी और इस डर की वजह से वो अपने को बिल्कुल अकेला रखता है, अपनी फैमिली से भी खुद को दूर रखता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि सब उसे छोड़ देंगे और उसे जिंदगी भर अकेला रहना पड़ेगा। परमजीत ने सेशन में बताया कि बलबीर को ये सब सुन के रोना आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो बोला, अरे पापा, काश आप ये सब मुझे पहले बता देते। हमें लगता था आप बहुत डिप्रेशन में हैं या आप बड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, क्योंकि आप हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, दूर दूर रहते हैं, अकेला अकेला रहते हैं। तो हमें लगा या तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है या फिर आप डिप्रेशन में हैं। हम हमेशा उम्मीद करते थे कि आप फैमिली के इवेंट्स में मिलने आओ, हमारे गैदरिंग का हिस्सा बनो, पर किसी ने भी आज तक नोटिस नहीं किया कि आप किसी को अलग ढंग से देखते हो। कभी हमारे बीच ये चर्चा नहीं हुई, मतलब किसी ने भी ऐसा कुछ अनयूजुअल आपके बारे में नोटिस नहीं किया, क्योंकि अगर किसी ने नोटिस किया होता तो शायद मुझे शिकायत कर दी होती। हमें तो जबकि बहुत डर था कि आप बहुत अकेला महसूस करते होंगे। मम्मी भी आपको छोड़कर चली गई, हमारी भी शादियां हो गई, हम भी अब समय नहीं दे पाते आपको, हम भी दूर रहते हैं, और हमें लगा कि शायद आप बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड रहे होंगे किसी चीज़ से, इसलिए हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे, कुछ कहते भी नहीं थे। बलबीर बोला कि पापा, मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ कि आप मेरे बच्चों के साथ अगर टाइम बिताएंगे तो कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चों के साथ खेलो, हम तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। परमजीत बड़ा हैरान हो गया। उसके सारे के सारे जो डर थे, इतने बड़े भयानक से उसके मन में जो कल्पनाएं थीं, वो सब की सब डिसकन्फर्म हो गई, सब की सब गलत साबित हुई। फिर उसने काफ़ी हिम्मत करके दोबारा से एक फैमिली गैदरिंग को शेड्यूल किया। एक हफ्ते बाद वो फिर से अपने बच्चे से मिलने गया और इस बार वो बिना दवा के, बिना क्लोनाज़ेपैम लिए अपने बेटे के यहाँ विजिट करने गया। और इस बार उसने देखा कि वो ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रहा है बलबीर और उसकी फैमिली से, अपनी बहू से, अपने पोता पोती से वो ज़्यादा बेहतर तरह से कनेक्टेड फील कर रहा है। पहले के मुकाबले वो ज़्यादा ओपन अप हुआ। फिर इसके बाद एक और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट प्लान किया गया
और उसे कहा गया कि इस बार वो अपने पोता पोती और डोता डोती के साथ खेले, और ऐसा उसने कई साल में पहली बार किया। फिर इसके बाद परमजीत की एक्टिविटीज़ को बढ़ाया गया। शुरुआत फैमिली से की थी, अब इसके बाद उसे कहा गया कि अब वो अनजान लोगों से भी मिलना शुरू करे। उसे कहा कि वो रोज़ वॉक पे जाया करे, क्योंकि वो बाहर निकलना बंद कर चुका था, वॉक पे भी नहीं जाता था। पब्लिक प्लेसेस पे जाने के लिए उसे कहा गया। इनफैक्ट पहले उसे कहा कि वो ऐसी जगह जाए जहाँ थोड़ी बहुत भीड़ है, फिर उसे कहा कि वो ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पर जाए। उसे कहा कि वो पार्क में टाइम स्पेंड करे जहाँ बच्चे खेल रहे हों, जिम जाए जहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं, वर्जिश करते हैं। और साथ ही उसे कहा गया कि वो किसी नदी पर जाए और वहाँ थोड़ा डुबकी लगाकर नहाए जहाँ पर और भी आदमी औरतें नहा रहे हों, जैसे कि हरिद्वार जाने के लिए उसे कहा गया। उसकी प्रैक्टिस कराई गई कि जो भी इंट्रूसिव थॉट्स उसके मन में आते हैं वो उन्हें नए तरीके से इंटरप्रेट करता रहे। जैसा कि उसने सेशंस में रिहर्सल किया था, वैसा ही वो रियल लाइफ में भी करता रहे। परमजीत ने ऐसा रिपोर्ट किया कि ये जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं, इनमें होने वाली बहुत ज़्यादा जो एंग्जाइटी होती थी वो कम हो चुकी है, उसका मीनिंग बदल चुका है, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है, और उनकी जो इंटेंसिटी थी जिससे कि वो बहुत तेज़ी से मन में आती थी, वो सब धीरे धीरे उसकी अब कम हो चुकी हैं। और हर बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के साथ उसे प्रोग्रेस नोटिस में आ रही है। जो भी सिचुएशंस जिनसे वो डरता था, उनके एक्सपोजर से अब उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगी थी। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद परमजीत ने बताया कि अब बहुत ओकेजनली, कभी कभार ही उसे ये इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा अब एंग्जाइटी भी नहीं होती। अवॉइडेंस तो अब वो करता ही नहीं। उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ चुकी है। डिप्रेशन का लेवल उसका पूरा गिर चुका था और वो डिप्रेशन फ्री हो चुका था। ओसीडी का लेवल भी अब बहुत गिर चुका था, मतलब अब ना के बराबर उसमें ऑब्सेशंस रह गए थे, और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो फंक्शनिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। धीरे धीरे उसने दवाइयों से छुटकारा पा लिया। डॉक्टर से बात करके जब उसने बताया कि अब सालों की मेडिसिन के बाद भी अब उसका जो ओसीडी है वो थेरेपी से दूर हो चुका है, तो डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस आया और उसने भी उसकी दवाइयाँ धीरे धीरे बंद कर दी। अब वो अपने पोता पोती के साथ रेगुलरली मिलने जाता था, उनका देखभाल करता था, और उन्हें खिलाने के लिए पार्क में या किसी दूसरी जगहों पर भी ले जाया करता था। 1 साल के फॉलोअप के बाद ऐसा देखा गया कि परमजीत की जो प्रोग्रेस है वो मेंटेन्ड है। अब वो रिश्तेदारों के साथ रेगुलरली मिलता है। उसका जो ओसीडी का लेवल था वो भी सेम लेवल पर मेंटेन था, और जो भी उसके डिसफंक्शनल बिलीव्स थे, होमोसेक्सुअलिटी या उसके जो परवर्जन को लेकर जो थॉट्स थे, वो सब अब खत्म हो चुके थे। तो इस तरह से परमजीत का सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ओसीडी ठीक किया गया। इस तरह उसकी थेरेपी की गई, जिसमें उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मदद से ठीक किया गया। कॉग्निटिव थेरेपी में जहाँ पर इंट्रूसिव थॉट्स की इंटरप्रिटेशंस बदली जाती हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को ठीक किया जाता है, तो वहीं एक्सपोजर देकर कंपल्जन्स को ख़त्म किया जाता है, अवॉइडेंट बिहेवियर को धीरे धीरे दूर किया जाता है, और एंग्जाइटी को कम करके धीरे धीरे ओसीडी से छुटकारा पाया जाता है। और इस तरह के कई सारे एक्सपोजर्स को बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें नई नई सिचुएशंस में जहाँ भी वह व्यक्ति जाने से डरता है, अवॉइड करता है, उन सिचुएशंस में उसे जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है, और धीरे धीरे उसको कहा जाता है कि वो अपनी एंग्जाइटी को दूर करे। इस तरह से एक्सपोजर की मदद से और अपने थॉट्स को नए तरीके से बदल के एक पर्सन ओसीडी से छुटकारा पा सकता है, और इसी तरह सीबीटी ओसीडी के मामलों में की जाती है। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ओसीडी प्योर ओ की कैटेगरी में आता है, प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल ओसीडी है, और प्योर ओ ओसीडी को इस तरह सीबीटी की मदद से दूर किया जा सकता है। जहां कई सालों तक दवा भी बहुत अच्छा असर नहीं ला पाती, वहां कुछ ही सेशंस में सीबीटी पूरी तरह से प्योर ओ ओसीडी को ट्रीट कर सकती है।